देखो दोस्तों, पिछले एपिसोड के कमेंट टारगेट पूरे हो चुके हैं। इस बार भी सेम कमेंट टारगेट रखते हैं, 122 कमेंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुओ युहाओ और बाकी सब मिलकर टांगिया को बचाने की योजना बना रहे थे। अब आगे देखें। एल्डर सॉन्ग ने कहा, मुझे तुम्हारी पहले कही हुई बात से सहमति है, लेकिन मुझे एक और विस्तृत योजना ही है। आज रात एक योजना बनाओ और कल हम इसे हेवनली सोल एम्पायर के साथ चर्चा करेंगे ताकि मिशन जल्दी शुरू हो सके। एल्डर सॉन्ग युहाओ अभी कुछ कहना चाहता था, लेकिन एल्डर सॉन्ग ने उसे रोक दिया। युवा व्यक्ति, कभी भी जिम्मेदारी लेने से पीछे मत हटो। याद रखो, तुम भी सी गॉड्स पवेलियन के सदस्य हो। अपने शिक्षक की इज्जत मत गिराओ। अब जबकि एल्डर मू का नाम आ गया था, हुओ और क्या कह सकता था। उसने गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। एल्डर सॉन्ग और डीन यैन, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, हमें दोष मत देना। हम अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारा दिमाग पहले जैसा नहीं चला करता। तुम्हारी उम्र अब सही है। अच्छा, अब अपनी योजना पर चर्चा करो। अगर तुम्हें हमसे किसी मदद की जरूरत हो तो कल बता देना। हम अब आराम करेंगे। ये कहने के बाद एल्डर सॉन्ग उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। वो सच में राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने ये जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी थी। एल्डर सॉन्ग का भरोसा निश्चित रूप से ऊपर दबाव डाल रहा था। उसने बेई की ओर देखते हुए हल्की सी कड़वी मुस्कान दी, लेकिन बेई ने सिर घुमाते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब श्वानजीवन ने होयुहाओ को इस मिशन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी, तब बेई काफी निराश हुआ था। उसे अच्छी तरह पता था कि हो युहाओ क्या करने में सक्षम है। एल्डर सॉन्ग की बातें उसे मेल खा रही थी। पूरे श्रेक एकेडमी में हो युहाओ ही वह व्यक्ति था जिसने सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन सबसे ज्यादा सामना किया था, और वह भी शानदार नतीजों के साथ। अगर वह न होता तो स्टारलू एम्पायर मिंगदो माउंटेन रेंज पर दोबारा नियंत्रण नहीं पा सकता था, और युद्ध की पूरी स्थिति अलग होती। होयुहाओ नहीं जानता था कि वह अब श्रेक एकेडमी में एक तरह से मिलिट्री मैटर्स का एक्सपर्ट बन चुका था। एल्डर सॉन्ग ने भले ही जिम्मेदारी उसे सौंप दी हो, लेकिन असल में वह उस पर भरोसा कर रही थी और चाहती थी कि इससे उसका और विकास हो। भविष्य में एकेडमी 3 सोल इंजीनियर लीजेंड्स को युद्ध में भेजने वाली थी। उन्हें एक उत्कृष्ट मार्शल की जरूरत होगी। ये लीजेंड्स छात्रों, शिक्षकों और बाहरी सोल मास्टर्स से मिलकर बने थे, जो सभी स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए थे। डोलुओ कॉन्टिनेंट के सभी 3 एम्पायर्स इन पर कड़ी नजर रखेंगे। सी गॉड्स पवेलियन की कॉन्फ्रेंस में पहले ही यह तय किया गया था कि इन लीजेंड्स की अगुवाई केवल श्रेक का कोई व्यक्ति करेगा, किसी एम्पायर का नहीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे भरोसेमंद नहीं थे, बल्कि इसलिए कि इसमें उनके हित जुड़े हुए थे। और कोई एम्पायर अगर नेतृत्व करे तो हितों का टकराव हो सकता था। लेकिन श्रेक सिटी केवल एक शहर था, और श्रेक एकेडमी एक सोल मास्टर और सोल इंजीनियर एकेडमी, कोई मिलिट्री एकेडमी नहीं। वहाँ बहुत कम लोग थे जिन्हें सैन्य रणनीति का ज्ञान था। ऐसे में हो युहाओ जैसा व्यक्ति आवश्यक था जो अकादमी के दबाव को कम कर सके। इसी कारण एल्डर सॉन्ग जानबूझकर चाहती थी कि हुओ युहाओ सैन्य मामलों में अनुभव हासिल करे, साथ ही ये उसके लिए एक परीक्षा भी थी। पहले तक हुओ युहाओ जिन मिशनों में शामिल था, उनमें श्रेक एकेडमी के वरिष्ठ प्रबंधन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन इस बार एल्डर सॉन्ग और यान शाओजे सीधे उसकी क्षमता देख सकते थे। यह युद्ध भूमि निश्चित रूप से उसकी योग्यता दिखाने की सबसे अच्छी जगह थी। स्वाभाविक रूप से होयुहाओ एल्डर सॉन्ग के निर्णय के पीछे का उद्देश्य नहीं जानता था, वह बस थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। एल्डर सॉन्ग और डीन यन को आदेश देना, यह तो सच में थोड़ा। एल्डर सॉन्ग चली गई, लेकिन यन शाओजे रुके रहे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, अब एक विस्तृत योजना बनाते हैं। सभी अपने विचार बताओ। बेबे ने कहा, योजना तुम्हें ही बनानी चाहिए। मेरी बस एक ही शर्त है। इस योजना में हमारी सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए, खासकर तुम्हारी। तुम्हें किसी भी तरह से खुद को खतरे में नहीं डालना है, वरना मैं चाहूंगा कि तुम शहर को बचाने की कोशिश मत करो। समझे? होयुहाव ने मन में एक लंबी सांस ली। तंगया को बचाना ना था तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, कुल मिलाकर योजना वही होगी जैसा मैंने पहले कहा था। मुझे कुछ दिन चाहिए। पहले हम सन मून एम्पायर की आर्मी का ऊंचाई से सर्वे करेंगे।
साथ ही हेवनली सोल एम्पायर से कुछ जानकारी भी इकट्ठी करनी होगी, जैसे सन मून एम्पायर के पास कितनी सोल इंजीनियर लीजेंड्स हैं, कितने एडवांस टियर सोल इंजीनियर्स हैं और किस तरह के एडवांस टियर सोल टूल्स उनके पास हैं। बेशक, मैं इन सब की पुष्टि सर्वेलेंस से करूंगा। सन मून एम्पायर निश्चित ही तैयार है, वे अपनी शक्ति छिपाने के तरीके अपनाएंगे। बेबे ने सिर हिलाया और कहा, वही बात दोहराता हूं, चाहे सर्वेलेंस हो या ऑपरेशन, सुरक्षा पहले। हुआयुहाओ ने सिर हिलाया। अच्छा, तो अब योजना विस्तार से चर्चा करते हैं। उसने सिर उठाकर सबकी ओर देखा। सभी की निगाहें अब उस पर थीं। सुसैनशी ने सीधे कहा, लिटिल जूनियर, हमें कम मत समझो। एल्डर सॉन्ग ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, तो अब हम सब तुम्हारे सैनिक हैं। जो कहोगे वही करेंगे। हुयुहाओ ने कड़वी हंसी हंसते हुए कोई सुझाव नहीं है। इंचार्ज होना आसान नहीं है। मेरा क्षेत्र नहीं रहा। तुम भी कोई सुझाव दो। हुयुहाओ ने बाकी की तरफ सिर हिलाया, लेकिन सबने सिर घुमा लिया। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अब ये मेरा काम नहीं रहा। तुम ही फैसला करो। हुयुहाओ ने बाकियों की ओर देखा, पर सबने सिर घुमा लिया। जब उसकी नजर ये गई और ननचुक्यू पर पहुंची, दोनों जोर से हंस पड़ी। हुयुहाओ ने झुंझलाकर कहा, अगर ऐसा है तो हम सर्वेलेंस से शुरुआत करेंगे। उसके बाद विस्तृत योजना बनाएंगे। बिना पर्याप्त इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के ठोस योजना बनाना असंभव था। यनशाओ ने पूछा, क्या मुझे तुम्हारे साथ आना होगा? हुईहाओ ने सिर हिलाया, नहीं डीन यान, आप आराम करें। मैं आज रात सर्वेलेंस करूंगा। सन मून एम्पायर मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, जब तक कि उन्होंने कोई नया एरियल सर्वेलेंस सोल टूल विकसित ना किया हो। यानशा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो जाओ, अपना ध्यान रखना। हेवनली सोल एम्पायर के हमारे संपर्क तुम्हें शहर से बाहर तक छोड़ देंगे। शहर से बाहर निकलने के बाद ही आसमान में जाना, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। ठीक है। हेवनली स्पिरिट सिटी इस समय पूरी तरह सतर्क थी। भले ही हेवनली सोल एम्पायर, सन मून एम्पायर जितनी उन्नत एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का उपयोग न कर सके, लेकिन कुछ तो उनके पास भी थी। होयुहाओ ने सेना के अपने संपर्क को ढूंढा, जिसने तुरंत अपने अधिकारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में प्रिंसेस वेना खुद वहां पहुंची। जैसे ही वे मिले, उसने तुरंत पूछा, क्या तुम सन मून एम्पायर का सर्वे करने जा रहे हो? होयुहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, किसी भी ऑपरेशन की नींव एक भरोसेमंद सर्वेलेंस मिशन पर होती है। वेना कुछ क्षण सोचने लगी, फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। क्या? ये कैसी मजाक की बात है? तुम्हारे जैसी महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे साथ कैसे जा सकती हो? भले ही ये बहुत खतरनाक न हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वेना मुस्कुराई और बोली, कृपया मुझे जाने दो। मैं अब तक हमेशा पर्दे के पीछे रही हूँ और कभी फ्रंटलाइन की लड़ाई में शामिल नहीं हुई। मैं अपने एम्पायर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो अगर ये भावना न होती, तो मैं एओचियन के साथ ही चली जाती। क्या? हुओयुहाओ की आंखें फैल गई। आउच लॉन्ग आउचियन? उसे अच्छी तरह याद था कि बॉडी सेक्ट ने सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में भाग लिया था। लॉन्ग एओशियन, जिसके पास व्हाइट सिल्वर लेवल बॉडी सोल था, बहुत शक्तिशाली था। श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में से कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। और साथ ही लॉन्ग ओशन प्रिंसेस ना का फियांसे था। वेना दुखी होकर बोली, हाँ, वह चला गया। वरना मैं तुमसे वो शर्तें क्यों रखती? मुझे बचाने के लिए वह एक क्लास 9 सोल टूल से निकले सोल रे से मारा गया। मैं उसके साथ मर जाना चाहती थी, लेकिन अपने देश के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ा। आउचन मर गया और मेरे दिल की जान भी। युहाओ, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हें पता है कि मेरे पास भी ट्विन मार्शल सोल्स हैं। वे तुम्हारे जैसे हैं, भले ही कमजोर हों, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं अब सोल एम्परर हूँ। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। इस समय प्रिंसेस वेना पूरी सच्चाई से बोल रही थी। उसकी आंखों में दुख देखकर और वांग डोंगर की याद आते ही हो युहाओ उसे मना नहीं कर पाया। उसने बस सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ठीक है, वादा है। वेना ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। लॉन्ग आउटशन वाकई मर चुका था। टूर्नामेंट के मंच पर हुई उनकी लड़ाई याद करते हुए हुहाओ का दिल भारी हो गया। वेना ने होयुहाओ को शहर के बाहर तक पहुंचाया। उसके साथ होने से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। होयाओ ने धीरे से पूछा, योर हाइनेस, बॉडी सेट का नुकसान कितना बड़ा हुआ है? वेना का शरीर तन गया और उसने होयुहाओ की तरफ देखा। उसकी लाल आंखें देखकर होयुहाओ ने जल्दी कहा, अगर बताना सुविधाजनक नहीं है तो रहने दीजिए। वेना ने कड़वी मुस्कान दी, कोई बात नहीं। बॉडी सेट के पास 11 टाइटल्ड डोलू थे, जिनमें से 3 अब मर चुके हैं, जिनमें मेरे शिक्षक भी शामिल हैं। 4 और गंभीर रूप से घायल हैं, वे फिलहाल युद्ध में शामिल नहीं हो सकते।
बॉडी सेक्ट के एक तिहाई से ज्यादा शिष्य भी मारे गए हैं। यह सुनकर हुआ स्तब्ध रह गया। इतनी भारी क्षति? वेना ने सिर हिलाते हुए कहा कि सन मून एम्पायर ने एक बार हेवेंडो सिटी पर हमला करते समय हम पर अचानक हमला किया था। उन्होंने रात में घात लगाई और किसी विशेष प्रकार के सोल टूल का उपयोग करके हमारी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को बाधित कर दिया। उसके बाद एक सोल इंजीनियर लीजन अचानक हेवेंडो सिटी के ऊपर प्रकट हुई। उन्होंने अपनी एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स का उपयोग करके हमारी ओर के कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों को निशाना बनाया और उनकी हत्या करने की कोशिश की। उसी समय हमें भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनके साथ कई इवल सोल मास्टर्स भी थे। अगर मेरे शिक्षक ने अपनी चोटों के बावजूद उन्हें खदेड़ा नहीं होता, तो राजघराना पूरी तरह नष्ट हो जाता। सोल टूल्स के मामले में सनमून एम्पायर की बढ़त का मतलब था कि वे अनेक रणनीतियां अपना सकते थे। अगर वेना ने यह सब नहीं बताया होता, तो वह शायद यह अनुमान नहीं लगा पाता कि सनमून एम्पायर इस तरह की चाल चल सकता है। इंटरफियरेंस सोल टूल, वे सचमुच अपने फायदों का पूरा उपयोग कर रहे थे। वेना ने हुयुहाओ की ओर गंभीरता से देखा और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। भले ही मेरी क्षमता तुम्हारे बराबर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ट्विन मार्शल सोल्स रखती हूँ। और अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें पता होगा कि हमारे मार्शल सोल्स काफी समान हैं। समान? हुआ ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। प्रिंसेस वेना के ट्विन मार्शल सोल्स वास्तव में उससे काफी मिलते जुलते थे। उसका एक मार्शल सोल स्नो लोटस था, जो एक ऑक्सिलियरी और हीलिंग टाइप मार्शल सोल था। इसमें बर्फ और हिम के तत्व शामिल थे। उसका दूसरा मार्शल सोल और भी शक्तिशाली था, उसका ब्रेन। बॉडी सेक्ट में भी वह सबसे प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स में से एक थी, नहीं तो उसे इतनी ऊंची रेटिंग नहीं मिलती। उसकी व्हाइट सिल्वर लेवल बॉडी सेक्ट सोल बॉडी 2 बार म्यूटेट हो चुकी थी और वह स्नोडीमन सेक्ट की टीम की मुख्य कंट्रोल टाइप सोल मास्टर रही थी। होयुहाओ को हिचकिचाते देख वेना ने जल्दी से कहा कि इसके अलावा अगर मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकता है। मेरे पास हेवनली सोल एम्पायर का सिग्नलर है। मेरे साथ रहने पर तुम्हें दुश्मन समझे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। होइहाओ ने उसकी जिद देखकर धीरे से सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चूंकि तुम मेरे साथ जा रही हो, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ठीक है, वेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। वेना का सिग्नलर वाकई चीजों को आसान बना रहा था। दोनों ने जमीन से ही उड़ान भरी और सीधे आसमान की ओर बढ़ गए। जैसा कि वेना ने कहा था, उसकी कल्टीवेशन अब सोल एम्पर के स्तर की थी। एक फ्लाइंग टाइप सोल टूल के साथ वह हवा में तेजी से उड़ रही थी। भले ही हेवनली सोल एम्पायर सोल टूल्स के मामले में सन मून एम्पायर से बहुत पीछे था, लेकिन वेना एक राजकुमारी होने के कारण एम्पायर के सबसे अच्छे सोल टूल्स का उपयोग कर सकती थी। हुओयुहाओ ने भी उसी तरह उड़ान भरी, अपनी क्षमताओं का दिखावा किए बिना, एक फ्लाइंग टाइप सोल टूल का उपयोग करते हुए। कुछ ही देर में दोनों जमीन से बहुत ऊपर पहुंच गए। नीचे का दृश्य धुंधला होता जा रहा था। जब दोनों लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, तो वेना ने गति धीमी कर दी। आखिरकार वह केवल सोल एम्परर थी। हालांकि उसका स्नो लोटस उसे ठंड से बचाने में मदद कर रहा था, लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, उसकी सोल पावर उतनी ही तेजी से खर्च हो रही थी। फिर भी उसने युवा को परेशान नहीं किया। उसके पीछे लगे फ्लाइंग टाइप सोल टूल में हल्की चमक आई। हुयुहाओ ने अचानक महसूस किया कि कम से कम 4 मिल्क बॉटल्स उसकी फ्लाइंग टाइप सोल टूल में सोल पावर का संचार कर रही थीं, जिससे उसे लगातार शक्ति मिलती जा रही थी। हुयुहाओ को स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई समस्या नहीं थी। बहुत जल्द दोनों लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। इस ऊंचाई पर पहुंचकर वेना स्पष्ट रूप से थकी हुई दिखी। उसकी उड़ान की गति बहुत घट गई थी। उसने हुयुहाओ की ओर देखा, जो अब तक बिल्कुल स्थिर था। उसने कोई विशेष क्षमता या तेजी नहीं दिखाई, फिर भी वेना उस पर बहुत प्रभावित हुई। वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, बल्कि हुयुहाओ तो थोड़ा छोटा भी था, लेकिन वह अब इतना शक्तिशाली हो चुका था। लगता है कि वह पहले से वाकई बहुत बदल गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टारलो एम्पायर ने कहा कि उसकी सर्वेलेंस की वजह से ही वे मिंगडो माउंटेन रेंज पर फिर से नियंत्रण पा सके। युहाओ, क्या यह ऊंचाई ठीक है? वेना ने पूछा। वो युहाओ ने उत्तर दिया, अभी नहीं। ये ऊंचाई हमें केवल सन मून एम्पायर की हाई ऑल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स की रेखा में रखती है। हमें और ऊंचा जाना होगा ताकि वे हमें देख न सके। वेना ने उलझन में पूछा, लेकिन अगर हम और ऊपर गए तो कुछ देख भी पाएंगे? और अभी तो रात भी है।
हेवनली सोल एम्पायर में कुछ ऐसे सोल मास्टर्स भी थे जो और ऊंचा उड़ सकते थे। एक टाइटल डोलू 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता था, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ज़मीन बहुत दूर हो जाती थी, जिससे कुछ देख पाना मुश्किल था, निगरानी करना तो और भी कठिन। इसके अलावा बादल और कोहरा दृश्यता को और घटा देते थे। होयुहाव ने कहा, क्या तुम भूल गई हो कि मेरा मार्शल सोल मेरी आंखें हैं? ओह, वेना ने कुछ और नहीं कहा। होयुहाव की आकृति झलकी और वह वेना के पीछे आ गया। उसने सहज ही उसकी ओर देखा। हुहाव ने अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसके फ्लाइंग टाइप सोल टूल के केंद्र को पकड़ लिया। अचानक वेना को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। फिर वह बहुत तेजी से ऊपर उठने लगी। हुआयुहाव की शक्ति के साथ दोनों ओर ऊंचे उड़ गए। ये वेना हैरान रह गई। उसने मन ही मन कल्टिवेशन का नया आकलन किया। उसके पास भी एक स्पिरिचुअल टाइप मार्शल था, उसका मस्तिष्क जो सबसे शक्तिशाली बॉडी सोल माना जाता था। हालांकि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन होयुहाव जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन इतनी नज़दीकी दूरी पर वह उसके अंदर हो रहे परिवर्तन साफ महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि होयुहाव किसी भी मिल्क बॉटल की मदद नहीं ले रहा था। उसकी सोल पावर की तरंगें लगातार मजबूत होती जा रही थीं, लेकिन वह उसके स्पिरिचुअल पावर की वास्तविक गहराई नहीं माप सकी। उसने मन ही मन एक लंबी सांस ली। जब उसने पहली बार बॉडी सेक में प्रवेश किया था, तो उसे लगा था कि वह और लॉन्गआउचेन युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट सोल मास्टर्स हैं। लेकिन जब उसने श्रेक एकेडमी के लोगों से संपर्क किया, तो उसे पूरी तरह समझ आया कि श्रेक के छात्र किसी भी तरह उससे कम नहीं थे। और हुओयू हाओ, वह तो उससे इतनी दूर निकल चुका था कि अब उसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाना भी कठिन था। वे दोनों तब तक ऊपर उठते रहे, जब तक वे 4000 मीटर की ऊंचाई पर नहीं पहुंच गए। इस ऊंचाई पर पहुंचकर हुओयू हाओ ने गति धीमी कर दी। हालांकि उसकी कल्टीवेशन कमजोर नहीं थी, लेकिन और ऊपर जाने पर उसकी ऊर्जा का अत्यधिक कषय होता। इसके अलावा हुओयू हाओ के अनुसार अब वे ऐसी ऊंचाई पर थे जहां हाई ऑल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी उन्हें नहीं पकड़ सकती थीं। अब उन्होंने एक क्षैतिज रूप से उड़ना शुरू किया। हुआओ ने प्रिंसेस ना को सन मून एम्पायर के मिलिट्री बेस की ओर ले जाना शुरू किया। इसी क्षण उसके शरीर से सोल पावर की तरंगें फैली। तुरंत बाद होयुहा ने महसूस किया कि शुद्ध और कोमल सोल पावर उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। उसमें एक सुगंधित आभा भी थी। अचानक उसकी स्पिरिचुअल और सोल पावर दोनों बहुत तेजी से पुनर्जीवित हो गई, बल्कि शायद और बढ़ भी गई। अब वह पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा था। जब उसने नीचे देखा तो वेना ने सिर हिलाया। उसकी हथेली में एक स्नो लोटस थी जो हल्की कोमल रोशनी बिखेर रही थी। होयुहाव के सहयोग से उड़ते हुए वराइना को केवल ठंड से रक्षा करनी थी, वह बोझ नहीं बनना चाहती थी। अपने स्नो लोटस को सक्रिय करके उसने होयुहाव की ऊर्जा को काफी हद तक पुनः भर दिया। इसी क्षण वेना ने महसूस किया कि होयुहाव के शरीर से हल्की स्पिरिचुअल तरंगें निकल रही हैं। उसके चारों ओर की रोशनी हल्की विकसित हो गई। वेना की स्पिरिचुअल पावर भी काफी मजबूत थी। उसने तुरंत समझ लिया कि वह क्या कर रहा है और आश्चर्य से पूछा, क्या तुम अपनी स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल से रोशनी को विकसित कर रहे हो? होयुहाव ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये मेरा सोल स्किल इमिटेशन है। मैं अपने आसपास के माहौल में घुल मिलकर खुद को छिपा सकता हूँ। वेना समझ गई और मुस्कुराई। अब समझी मैं कि तुम सर्वेलेंस में इतने माहिर क्यों हो। खुद को छिपाकर स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करना और अपने आइस टाइप सोल पावर से थर्मल डिटेक्टर्स को भी धोखा देना। अब सब समझ आ गया। होया चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसने उसकी समझदारी की तारीफ की। वेना थोड़ी देर के लिए खुश हुई, लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। वो जानती थी कि वो उसकी तरह ऐसा नहीं कर सकती। उसका मार्शल सोल आइज नहीं बल्कि ब्रेन सीमित थी, जबकि उसका दिमाग आक्रामक सोल स्किल्स इस्तेमाल कर सकता था। जैसे कि वो बैनशीज वेल जिसने कभी टैंक सेक्ट की टीम को काफी मुश्किल में डाल दिया था। होयुहाव के स्पिरिट आइज वेना के ब्रेन जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उसके पास एक प्राकृतिक लाभ था। जब उसने अपना पहला सोल रिंग स्काई ड्रीम आइसवर्म से पाया था, तभी तय हो गया था कि उसकी स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल किसी से पीछे नहीं रहेगी। उसके बाद उसने ज़्यादातर ऑक्सिलियरी प्रकार के सोल रिंग्स लिए, जिससे उसकी स्पिरिट आइज और भी शक्तिशाली बन गई। नियंत्रण के मामले में वो किसी से पीछे नहीं था। आम सोल मास्टर्स, यहाँ तक कि ट्विन मार्शल सोल्स वाले भी सोल रिंग्स लेते समय अटैक पावर नहीं छोड़ते, लेकिन होयुहाव ने किया और यही उसकी असली ताकत थी। थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे सन मून एम्पायर के सैन्य अड्डे के ऊपर पहुंच गए। होयुहाव ने नीचे देखा, लेकिन उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, बस अपनी स्पिरिट आई से ही देखा।
वो किसी को सतर्क नहीं करना चाहता था। अनुभव के साथ वो अब और भी सतर्क हो गया था। जब वह सन मून एम्पायर के मिलिट्री बेस को देख रहा था, उसी समय उसने अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग भी सक्रिय किया। वेना को अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने सब कुछ उजाला हो गया है। काली रात जैसे एकदम साफ हो गई हो। उसके सामने का दृश्य तेजी से बड़ा होता चला गया। उसका शरीर हल्का सा कांप गया, हैरानी से। ये तो किसी देवता जैसी शक्ति है। कम से कम निगरानी के दौरान तो ये बिल्कुल वैसी ही लगती है। अगर हमारे एम्पायर में ऐसा कोई प्रतिभाशाली सोल मास्टर होता तो हम इतनी बुरी तरह हारते नहीं। हेवनली सोल एम्पायर ने आखिरकार निगरानी की अहमियत को समझा, लेकिन तब जब वह पहले ही अपनी 2/3 भूमि सन मून एम्पायर को खो चुका था, और यह सब सोल टूल्स की नई पीढ़ी आने के बाद हुआ। लड़ाई की ताकत के मामले में हेवनली सोल एम्पायर और सन मून एम्पायर से इतना कमज़ोर नहीं था कि उसे इतनी आसानी से कुचल दिया जाए। लेकिन सोल टूल्स के अलावा निगरानी की क्षमता में भी वे बहुत पीछे थे। शुरू से अंत तक हेवनली सोल एम्पायर हमेशा रक्षात्मक रहा। उन्हें यह तक नहीं पता कि दुश्मन कब और कहाँ से आएगा और उसकी शक्ति कितनी है। यही उनकी हार की असली वजह थी। वेना अभी भी सदमे में थी, जबकि हुआयुहाओ पहले ही सन मून एम्पायर के बेस की संरचना को ध्यान से देख चुका था। वह पहले भी सन मून एम्पायर की सेनाओं से कई बार भिड़ चुका था, इसलिए उसे उनकी तैनाती का अंदाजा था। बहुत जल्द उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। अगर उसे उस बेस का वर्णन करना होता तो वह केवल एक शब्द कहता, अभेद्य। पूरा बेस एक लंबे सांप के आकार का था, लेकिन पूरी तरह सीधा नहीं, बल्कि उसे जमीन की भौगोलिक बनावट के हिसाब से बनाया गया था। और सबसे जरूरी बात, हुआयुहाओ ने वहां 5 सोल फॉर्मेशंस देखी। हर एक सोल फॉर्मेशन पूरी एक सोल इंजीनियर लीजन से बनाई जा सकती थी। इसका मतलब था कि वहां 5 सोल इंजीनियर लीजन्स मौजूद थीं। और अगर हैंड प्रोटेक्ट्स द नेशन की लीजन्स को छोड़ भी दें, तो ये 5 ही उनके बचाव के लिए काफ़ी थीं। अगर यहाँ सच में कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती, तो ये बेस विनाशकारी साबित होता। शायद सनमून एम्पायर अभी तक हमला शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि पहले की लड़ाइयों में उनकी ऊर्जा बहुत खर्च हो चुकी थी और उन्हें अब फिर से संभलने का समय चाहिए था। जो कुछ हुआयुहाओ ने देखा वही प्रिंसेस वेना ने भी देखा। उसे पहले से सनमून एम्पायर की सेना के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन इस सर्वेलेंस के जरिए उसे कई नई बातें पता चली। हुआयुहाओ ने हल्की सांस ली और कहा, 5 सोल फॉर्मेशंस, यहाँ तक कि कोई अल्टीमेट डुलू भी इस बेस को तोड़ नहीं सकता। योर हाइनेस, हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की कितनी सोल इंजीनियर लीजन्स यहाँ हैं? वेना ने जवाब दिया, दो, एक है इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन और दूसरी टेरर क्लॉ सोल इंजीनियर लीजन। हुआयुहाओ का दिल और भी भारी हो गया। हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की 5 लीजन्स में सबसे मजबूत थी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर। बाकी 4 बीस्ट लॉर्ड रैंक लीजन्स में भी ताकत का अंतर था। उनमें से सबसे शक्तिशाली थी इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन, उसके बाद टेरर क्लॉ और फीनिक्स, और सबसे कमज़ोर थी इविल टायरेंट लीजन। इंपीरियल ड्रैगन और टेरर क्लॉ दोनों यहाँ थीं, यानी इन चारों बीस्ट लॉर्ड रैंक लीजन्स की आधी से ज़्यादा ताकत यहाँ मौजूद थी। अब ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हेवनली सोल एम्पायर को यहाँ इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थीं। हुआयुहाओ ने कहा, ठीक है, इस ऊंचाई से हम जितना देख सकते थे, देख लिया। अब लौटना होगा। असल में अगर वह अकेला होता तो कई बार निगरानी करता, शायद, और नीचे जाकर भी, या स्पिरिचुअल डिटेक्शन का और गहराई से इस्तेमाल करके। लेकिन प्रिंसेस वेना के साथ ऐसा करना जोखिम भरा था। उसे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। उसी समय हुआयुहाओ को एक अनहोनी का आभास हुआ। ये न तो उसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन से आया था और न ही सोल पावर की तरंगों से। ये चेतावनी उसे मिली थी उसके थ्री आइड गोल्डन लायन स्कल से, यानी उसकी शक्ति ऑफ डेस्टिनी से। कुछ गड़बड़ है। उसने सहज रूप से नीचे देखा और पाया कि नीचे की एक सोल फॉर्मेशन लाल रोशनी से चमक रही थी। शिट! हुईहा चिल्लाया। उसने तुरंत वेइना के फ्लाइंग टाइप सोल टूल को दोनों हाथों से करा और पूरे जोर से उसे घुमाकर दूर उछाल दिया। जब तक वह समझ पाता, वह तोप के गोले की तरह दूर जा चुकी थी। उसी पल हुआयुहाओ ने ऊंचाई पकड़ ली। वेइना को बचाने में उसने भागने का कीमती समय खो दिया था। अब दुश्मन के हमले से बचना लगभग नामुमकिन था। वह बस ऊपर की ओर उड़ सकता था, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ती उतनी कमजोर होती जाती है। उसने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर और ऊपर छलांग लगाई। जैसे ही उसने ये किया, एक लाल किरण आसमान की ओर दागी गई। उसने 4000 मीटर की ऊंचाई पार की और होयुहाओ को घेर लिया। वह लाल प्रकाश 100 मीटर चौड़ा था,
बस एक पल के लिए ही चमका, लेकिन उसकी शक्ति इतनी भयानक थी जैसे उसने पूरे आसमान को चीर दिया हो। दूर से वेना ने जब उस लाल रोशनी को देखा और हो युहाओ को उसमें गिरते पाया, तो वह स्तब्ध रह गई। 4000 मीटर की ऊंचाई पर बिना हो युहाओ की मदद के वह किसी तरह खुद को हवा में संभाल पा रही थी। अभी वह कुछ और सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में हो युहाओ की आवाज गूंजी, क्या कर रही हो? भाग क्यों नहीं रही? इसके तुरंत बाद एक काली आकृति उसके सामने आई और उसे पकड़ लिया। हो युहाओ ने फिर से इमिटेशन सक्रिय किया और जितनी तेजी से संभव था, दूर निकल गया। सौभाग्य से वह लाल हमला सिर्फ एक बार हुआ, फिर धीरे-धीरे रोशनी मंद पड़ गई और गायब हो गई। युहाओ, तुम ठीक तो हो? प्रिंसेस वेना ने घबराकर पूछा। उसे ये नहीं पता था कि वह लाल किरण क्या थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि वह कोई आतिशबाज़ी नहीं थी। अगर हो युहाओ न होता, तो वह अब तक मर चुकी होती। वेना ये नहीं देख पाई कि हो युहाओ के शरीर पर काले स्केल्स धीरे-धीरे गायब हो रहे थे, जबकि उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। होयुहाव को अब जाकर एहसास हुआ कि वह हमला कितना डरावना था और वह ठीक-ठीक जानता था कि वह हमला कहाँ से आया था। वह आया था लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स से। इसमें कोई शक नहीं, वह लाल प्रकाश बेहद उच्च ऊर्जा और तापमान वाला था। उसकी तीव्र गर्मी ने उसके आइस एम्परर आर्मर को भी पिघला दिया था। हुओयुहाव ने क्लास 6 इनविंसिबल बैरियर भी सक्रिय किया था, लेकिन वह भी वाष्पित हो गया। आखिरकार उसे अपने शरीर को डी थियान की रिवर्स स्केल से बचाना पड़ा। लेकिन उसके कपड़े तो जल ही गए। अगर डीथियन की शक्ति न होती, तो वह या तो गंभीर रूप से घायल होता या मारा जाता। यह सोचना भी डरावना था कि वह हमला 4000 मीटर ऊपर तक पहुंचकर भी इतना शक्तिशाली था। अगर वह जमीन के और पास होता, तो शायद कोई बचाव संभव नहीं था। सौभाग्य से उसके बाद कोई दूसरा हमला नहीं हुआ। सन मून एम्पायर का बेस फिर से शांत दिखाई दिया। हो यू हाउ प्रिंसेस वेना को लेकर हेवनडो सिटी के ऊपर तक उड़ गया और वहां उतर गया। वेना ने जब खुद को फिर से नियंत्रित किया, तो होयुहाव ने नए कपड़े निकालकर पहन लिए। ये सच में बहुत डराने वाला अनुभव था। होयुहाव के रोंगटे अब भी खड़े थे। जब वे दोनों नीचे उतरे, तो वेना का चेहरा बहुत पीला था और होयुहाव भी कुछ बेहतर नहीं दिख रहा था। हालांकि वह अब भी भयभीत थी, लेकिन उसने पूछा, युहाव, वो हमला क्या था? सनमून एम्पायर ने हमें कैसे देखा और हमारी स्थिति कैसे पकड़ ली? ये समझना हेवनली सोल एम्पायर के लिए बहुत जरूरी था। होयुहाव ने जवाब दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह हमला लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स से आया था। यानी किसी सोल इंजीनियर लीजन ने हमें लॉक किया और अपने सोल फॉर्मेशन से एक संयुक्त हमला दागा। हवा में ऊपर जाते जाते उसकी शक्ति कम हुई, फिर भी वह बेहद ताकतवर थी। मुझे नहीं पता उन्होंने हमें कैसे देखा, लेकिन शायद किसी सर्वेलेंस सोल टूल के जरिए। लगता है सन मून एम्पायर ने जमीन आधारित निगरानी सोल टूल्स में नई प्रगति कर ली है। वे अब 4000 मीटर की ऊंचाई तक देख सकते हैं। यह सुनकर प्रिंसेस वेना का चेहरा उतर गया। पहले ही हेवनली सोल एम्पायर और सन मून एम्पायर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, और अगर यह अंतर और बढ़ गया, तो इसका मतलब था कि हेवनली सोल एम्पायर का अंत नजदीक है। हुयुहाव ने उसकी चिंता देखी और कहा, योर हाइनेस, ज्यादा परेशान मत हो। शायद सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स का असर सीमित हो। वे पूरे आसमान को स्कैन नहीं कर सकते। शायद हम बस गलती से किसी डिटेक्शन जोन में आ गए थे, वरना उन पर एक के बाद एक हमले होते। लेकिन हमें सिर्फ एक ही हमला झेलना पड़ा। इसका मतलब है कि उन्होंने हमें बाद में ट्रैक नहीं किया। वेना ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, युहाव, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं कि हमारे और सन मून एम्पायर के बीच कितना फर्क है। माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। अगर मैं न होती, तो तुम उस लाल किरण से नहीं टकराते। हो युहाव मुस्कुराया और बोला, हम साथी हैं, ये बात अब छोड़ दो। लेकिन इस घटना के बाद मुझे लगता है कि वे अब अपनी सुरक्षा और कड़ी करेंगे। इसलिए अगली बार शायद मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पाऊँ। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।